हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू J&K एग्ज़ाम्स हंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। हमारी JKPSI और J&K फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो MCQ सीरीज़ चल रही है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आज हम आपके लिए अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की एक और वीडियो लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये अकाउंटेंसी में एक टर्म है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो हमें बताना है कि क्या है। आपके ऑप्शंस हैं टैक्स कंप्लायंस, बी फाइनेंशियल ऑडिट, ऑप्शन सी कॉस्ट एसर्टेनमेंट और ऑप्शन डी प्रॉफिट एनालिसिस। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो होता है कॉस्ट एसर्टेनमेंट। कॉस्ट एसर्टेनमेंट का मतलब है कि किसी चीज़ का कॉस्ट पता लगाना, ठीक है, उसको मतलब एसर्टेन कर लेना, मतलब उसको पता लगा लेना कि इतना कॉस्ट हमें पड़ रहा है। ये बेसिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें पहले ही हमारी जो हम कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी कॉस्ट का उसको पहले ही पता लग चल जाता है कि हमें इसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, कंपनी को कितनी पड़ रही है और अब हम इसको कितने में सेल करेंगे ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, तो ये होता है कॉस्ट एसर्टेनमेंट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिक पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है, कॉस्ट को एसर्टेन करना, कॉस्ट को पता लगा लेना पहले से ही। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है देयर आर मेनली डैश टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कितने टाइप्स की होती है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। पहली टाइप है वो होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकंड जो है वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, दो ये होगी। थर्ड जो है वो होती है लीन अकाउंटिंग। इनको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, लीन अकाउंटिंग। और जो फोर्थ टाइप है वो है मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बारे में आपको अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि इनमें से कौन सी जो है कॉस्ट अकाउंटिंग की कोई टाइप नहीं है। ठीक है, तो ये 4 तरह की है, स्टैंडर्ड, एक्टिविटी बेस्ड, लीन और मार्जिनल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डैश इंफॉर्मेशन टू वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शंस। अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो मैनेजमेंट होती है उसको। ठीक है, जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो डिसीजन लेती है, उसको कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए माइन्यूट, ऑप्शन बी लिमिटेड, ऑप्शन सी डिटेल्ड और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। देखिए, जो जब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हमें कॉस्ट पता करने में हेल्प करती है, तो वो कॉस्ट पता करने में जो हमें जो प्रोसेस जो हमें अप्लाई करना होता है उससे हमें काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डिटेल्ड। माइन्यूट होता है बिल्कुल छोटी सी, मतलब लिमिटेड। अब लिमिटेड और माइन्यूट को एक तरह ही बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। ऑप्शन डी भी आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ये इसमें दोनों ए एंड बी आ रहा है। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है डिटेल्ड। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। जो कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है, किसी भी कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके अपने फंक्शंस को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाई कॉस्ट अकाउंटिंग एक्ट्स एज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट फॉर मेकिंग डैश। तो आपके ऑप्शंस हैं मिनिमम यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर बताइए आप।
कि जो इन्फॉर्मेशन जो कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें मिलती है वो किस में हेल्प करती है, किस चीज़ में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। देखिए स्कार्स रिसोर्सेज हो गए कि मतलब जो रॉ मटेरियल जो बिल्कुल, स्कार्स का मतलब हो गया बिल्कुल कम अमाउंट में, ठीक है, और ऑप्टिमम होता है बेस्ट यूज़। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें क्या पता, मतलब हमें हेल्प मिलती है कि हम कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करके, मतलब उनका बेस्ट यूज़ करके जो हमारा प्रोडक्ट है हम बना सकते हैं, ठीक है। जब किसी प्रोडक्ट की हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर लेते हैं कि हमें पता चल जाता है कि इसको हम मतलब क्या क्या हम कितना इनपुट देंगे इसमें, तो हमें बेस्ट आउटपुट मिल जाएगा। तो इसी में हेल्प होती है कि हम कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करके हम प्रोडक्ट अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 5th क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन। अब देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग में अब क्या होता है कि जब कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है, किसी चीज़ की कॉस्ट को आपने पहले से असरटेन करना है, पता लगाना है उसका, जो प्रोडक्ट आपने बनाना है, तो उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए होगा, रॉ मटेरियल, लेबर चाहिए होगी जो वो बनाएगी, और भी एक्सपेंसेस जो होंगे हमारे वो हमें खर्चा पड़ेगा उनका। तो उसी से हमें पता चलता है कि कितनी कॉस्ट हमें पड़ रही है। तो अब आपको बताना है कि जो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ होता है और जो डायरेक्ट लेबर होती है और वैसे ही जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम किस कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऑप्शन बी प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन सी सेलिंग कॉस्ट, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो किस कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी प्राइम कॉस्ट। इनको हम प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कैसे हो गया, जैसे कि अगर आपने कोई कोई शर्ट बनानी है, जैसे समझ लीजिए, ठीक है। शर्ट बनाने के लिए आपको जो बेसिक मटेरियल है वो क्या चाहिए, आपको एक थ्रेड चाहिए होगी, ठीक है। तो थ्रेड जो है वो डायरेक्ट मटेरियल में आ गया। अब लेबर कौन सी, डायरेक्ट लेबर कौन सी होगी, डायरेक्ट लेबर वो होगी जो मतलब उसको वीव करेगी, मतलब उसको सिलेगी, ठीक है, सिलने में जो हेल्प करेगी, वो डायरेक्ट लेबर में आ गई। और फिर वैसे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका आ जाएगा जो जिस कंपनी में, जो जगह आपने रेंट में ली है, जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये सब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, ये आती है प्राइम कॉस्ट में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट विच इज इजीली आइडेंटिफेबल टू द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड। अब देखिए किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को पता लगाने के लिए जो चीज़ें आसानी से हमें दिख जाती हैं कि मतलब ये जो चीज़ है ये इसकी कॉस्ट हमें पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है, उन कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ऐसी कॉस्ट जो हमें सामने से पता चल जाती है, दिख जाती है कि ये तो हमें लगनी ही लगनी, इतनी ये इसकी चीज़ की कॉस्ट हमें पड़ेगी ही, उसको हम कौन सी कॉस्ट कहते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं डायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन सी ओवरहेड्स, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो इजीली आइडेंटिफाई हो जाती हैं जो कॉस्ट, उनको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट होगी जो हमें इजीली दिख जाती हैं कि मतलब ये कॉस्ट होनी ही होनी है, ये खर्चा आना ही आना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, किसी कोई हमने शर्ट बनानी है, तो उसके लिए हमें थ्रेड जो है वो तो चाहिए ही चाहिए। तो थ्रेड की कॉस्ट को आप जो है डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए जो एफिशिएंट जो लेबर है, जो टेलर है, अगर जो टेलर हमें चाहिए वो भी तो हमें मतलब ज़रूरी है, वो चाहिए होगा हमें, तो वो भी इंक्लूड होगा डायरेक्ट कॉस्ट में, ठीक है। ऐसी कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं जो कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड। अब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो हमने डायरेक्ट एक्सपेंस देने होते हैं, उनको हम और क्या बोलते हैं इन चारों ऑप्शंस में से, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, चार्जेबल एक्सपेंसेस और मेजर एक्सपेंसेस।
तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्ट कॉस्ट होती है वैसे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। ठीक है, तो इनको हम, इसका जैसे दूसरा नाम है चार्जेबल एक्सपेंसेस। ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल डायरेक्टली ही पूछे जा सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 8th क्वेश्चन। वेयर हाउस रेंट इज अ पार्ट ऑफ विच कॉस्ट। अब जो वेयर हाउस का जो रेंट है वो हम किस कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑप्शन बी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऑप्शन सी प्राइम कॉस्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब देखिए वेयर हाउस क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट बना लेते हो तो उसको स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए आपको, तो जहाँ पे आप उसको स्टोर करते हो तो उसको हम कहते हैं वेयर हाउस। ठीक है, अब आप जब वेयर हाउस का रेंट दोगे तो उसको आप किस कॉस्ट में इंक्लूड करोगे। अब देखिए वेयर हाउस में आप वही चीज़ें रखोगे जिनको अभी आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब अभी अभी उनको सेल करना है, बांटना है। ठीक है, उनकी सेलिंग करनी है अभी, तो इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आएंगे, क्योंकि उनको अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने। ठीक है, वेयर हाउस रेंट जो है हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में इंक्लूड होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो भी यही है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओवरहेड कॉस्ट इज द टोटल ऑफ व्हाट। जो ओवरहेड कॉस्ट है वो किन कॉस्ट का टोटल होता है, मतलब कौन सी जो कॉस्ट है वो टोटल, उनका जो टोटल है वो ओवरहेड कॉस्ट कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन बी ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन सी ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब देखिए जो ओवरहेड कॉस्ट होती है ना, वो होती हैं जो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं हमारी, उनको हम ओवरहेड कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उनको हम प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, उनको हम प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं जो डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। बट जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं ओवरहेड कॉस्ट में। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपकी क्या चीज़ें आ गई, जैसे मान लीजिए इनडायरेक्ट लेबर की एग्जांपल ले लीजिए। समझ लीजिए कि जो लेबर आपने रखी है जो डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रही है, इनडायरेक्टली यूज़ हो रही है। जैसे आपकी जो कंपनी का जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, बट उसकी भी ज़रूरत है आपको। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। अब जो आपका जो सुपरवाइज़र होगा वो खुद तो कुछ नहीं बनाएगा। ठीक है, वो सिर्फ काम को सुपरवाइज करेगा, देखेगा कि कैसा काम हो रहा है, ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो इंक्लूड होगा इनडायरेक्ट लेबर में। ऐसे ही इनडायरेक्ट आपके एक्सपेंसेस होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उन सब कॉस्ट को आप इंक्लूड करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट में, जिनको हम टोटल, अगर उन सब कॉस्ट का हम टोटल करें, सारी कॉस्ट जो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हैं वो मिलके बनाती हैं ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 10th क्वेश्चन। इम्प्यूटेड कॉस्ट इज अ डैश। अब जो इम्प्यूटेड कॉस्ट है उसको हम और किस नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए नोशनल कॉस्ट, ऑप्शन बी रियल कॉस्ट, ऑप्शन सी नॉर्मल कॉस्ट और ऑप्शन डी वेरिएबल कॉस्ट। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नोशनल कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट को हम नोशनल कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इम्प्यूटेड कॉस्ट बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका जो आपने जो अपना काम, जो जहाँ आपकी कंपनी है वो आपने जहाँ पे अपनी कंपनी सेटअप की है उसको, उसी कंपनी को अगर आप रेंट में देते, ठीक है, उसी कंपनी को अगर आप रेंट में देते तो आपको उसका रेंट आ जाना था 50,000। ठीक है, 50,000 आपको रेंट आ जाना था। बट अभी जो आप अपनी कंपनी से जो कमा रहे हो तो आप वो कमा रहे हो मान लीजिए 40,000। ठीक है, आपकी जगह है, उसको आप, उस पर आपने अपना काम खोल रखा है तो उस काम से आप कमा रहे हो 40,000। बट उसी जगह को अगर आप
रेंट पे देते थे तो आप कमाते 50,000, रेंट आ जाता आपको। तो इसमें आपको 10,000 का जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। मतलब 10,000 आप लूज़ कर रहे हो। अगर आप ये रेंट में देते तो आपको 10,000 फ़ायदा होता। तो ये जो 10,000 आप लूज़ कर रहे हो ये आप इंक्लूड करोगे, इसको हम कहते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। कि जो अगर आप ऐसा करते तो आपको मतलब उसकी कॉस्ट आनी थी, ठीक है। तो उसको हम इम्प्यूटेड कॉस्ट कहते हैं, और उसी का जो दूसरा नाम है वो है नोशनल कॉस्ट, ठीक है। इसको आप और भी एक एग्जांपल देके समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट है, वो मतलब पढ़ाई कर रहा है और उसकी अभी जैसे कोई उसको जॉब ऑफर आ गया है कोई, ठीक है। तो उसको समझ लीजिए 20,000 का जॉब ऑफर आ गया। बट वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं अभी जॉब नहीं करूँगा, मैं 2 साल का एक और कोर्स करूँगा, ठीक है। तो वो पढ़ाई करने लग जाता है। तो वो 2 साल का जैसे ही कोर्स करेगा जो, उसके लिए अलग से कॉस्ट पे तो करेगा ही, बट जो ये उसने जॉब छोड़ी, जो इसने ज्वाइन ही नहीं की, वो भी तो वो लूज़ कर रहा है ना। ये 20,000 पर मंथ की जो जॉब है, ये अमाउंट भी ये लूज़ कर रहा है, क्योंकि अब वो पढ़ाई करने लग गया। तो ये जो कॉस्ट मतलब इसको पड़ रही है, मतलब ये हम इंक्लूड करते हैं नोशनल कॉस्ट में, ठीक है। नोशनल कॉस्ट या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर आर डैश एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। आपको बताना है कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं टोटल। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो कॉस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो टोटल 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 4, ठीक है। ये एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला जो एलिमेंट है आपका वो है मटेरियल। मटेरियल, ठीक है, पहले भी हमने डिस्कस किया। मटेरियल हो गया। मटेरियल में आपका जैसे आ गया, मटेरियल आपके दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल में आ गया, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी। अगर आपने कोई शर्ट बनानी है तो उसका जो बेसिक जो मटेरियल है वो आपका, जैसे कॉटन की शर्ट है तो कॉटन जो आपका है बेसिक मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट मटेरियल में आ गया। अब जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो उसमें आ जाएगा आपके, जैसे जो मशीनरी आप यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे कोई स्विंग मशीन है वो भी आप यूज़ करोगे कोई शर्ट बनाने के लिए, वो आ गया। कोई और आपको एक इक्विपमेंट चाहिए, वो सारा आपका आएगा इनडायरेक्ट मटेरियल में, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट एलिमेंट मटेरियल। जो सेकंड एलिमेंट है वो है आपका लेबर, ठीक है। अब लेबर भी दो तरह की होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जैसे हो गई जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में। जैसे अगर शर्ट बनानी है तो जो आपको जो टेलर है, ठीक है, वो चाहिए होगा, ठीक है। और जो कॉटन से अगर डायरेक्टली शर्ट को उसमें कन्वर्ट, शर्ट में कन्वर्ट करना है कॉटन को, तो उसके जो उसका स्किल जो लेबर होगा वो होगा डायरेक्टली जो इन्वॉल्व होगा शर्ट बनाने में, ठीक है। इनडायरेक्ट में मैंने आपको पहले ही भी बताया, जैसे आपका वो जो वॉचमैन हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, जो स्टोर कीपर हो गया, वो आ गया इनडायरेक्ट लेबर में। तो जो आपको जो सेकंड एलिमेंट है वो है लेबर। वैसे ही थर्ड जो एलिमेंट है वो है आपका एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस आ गए। फोर्थ जो एलिमेंट है वो है आपका ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के बारे में अभी हमने पहले भी पढ़ा। ओवरहेड्स क्या होते हैं, द टोटल ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। ये तीनों का जो टोटल है उसको हम कहते हैं ओवरहेड्स। तो ये सारे चारों मिलके बनाते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ये चार एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेंडर इज एन एस्टिमेशन ऑफ व्हाट। टेंडर जो होता है आपने सुना होगा कि जैसे गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला है किसी काम के लिए, तो वो एस्टिमेशन होती है किस चीज़ की, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्रॉफिट, ऑप्शन बी सेलिंग प्राइस, ऑप्शन सी कॉस्ट और ऑप्शन डी यूनिट्स। तो टेंडर जो बेसिकली वो है, वो एस्टिमेशन होती है किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस के लिए, ठीक है ना।
जैसे कोई भी गवर्नमेंट कोई फर्म है या फिर कोई और कंपनी है, प्राइवेट कोई कंपनी है, वो अपना कोई काम करवाना चाहती है तो उसके लिए जो टेंडर निकालती है वो, उसके लिए फिर लोग अपना प्रपोजल देते हैं कि हम इतने में ये काम करेंगे, इतने में ये काम करेंगे। तो जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट होती है जिसकी, ठीक है, उसको कंपनी टेंडर दे देती है। ठीक है, मतलब फिर वही काम करता है। तो बेसिकली ये टेंडर किसके लिए होता है, किसकी एस्टिमेशन होती है इसमें, सेलिंग प्राइस की, मतलब कितने में उसको बेचा जाएगा। ठीक है, उस टेंडर को कितने में बेचा जाएगा। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेलिंग प्राइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 13th क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज, जो हमने जो सेल की है उसकी टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर ऐड किया जाए तो क्या बनता है, हमें क्या मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं सेलिंग प्राइस, ऑप्शन बी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, और ऑप्शन डी वैल्यू ऑफ स्टॉक्स। तो ये काफ़ी सिंपल है, जो मैथमेटिक्स में थोड़े अच्छे हैं उनको ये पता होगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मतलब जो रिलेशन है वो कैसा होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब कंपनी जो है वो कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाएगी तो उसको जो एक कंपनी को कॉस्ट पड़ी होगी उसकी, जैसे मान लीजिए कंपनी को कोई पेन बनाने के लिए कॉस्ट जो पड़ी है वो है 5 रुपये। ठीक है, अब ये आ गई उसकी कॉस्ट। अब उस पर समझ लो वो कमा रही है 5 रुपये, और मान लीजिए 3 रुपये कमा रही है, वो आ गया उसका प्रॉफिट। इनको अगर जो हम प्लस करेंगे तभी हमें मिलेगा उसका सेलिंग प्राइस जो है 8। उसको अगर 8 रुपये, कंपनी जो 5 रुपये लगा के जो पेन बना रही है उसको अगर 8 रुपये में बेचेगी तभी वो 3 रुपये का प्रॉफिट कमा सकती है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 5 रुपये प्लस प्रॉफिट 3 रुपये इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सेलिंग प्राइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कॉस्ट इज इनकर्ड इफ अ कंपनी इज क्लोज्ड। अब देखिए, जब कंपनी कोई बंद है तब भी उसको कॉस्ट पड़ती है। जैसे अभी आप, जैसे कोई हॉलीडे है, जिस दिन कोई छुट्टी है, कंपनी अगर बंद है कोई, तब भी उसको जो है कॉस्ट पड़ती है। अब जैसे अभी कोरोना में ही, जैसे मजबूरी में कोरोना की वजह से काफ़ी कंपनीज़, काफ़ी दुकानें, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बंद रही, लेकिन फिर भी उनको जो कॉस्ट पड़ी है, जैसे उनको रेंट पे करना पड़ा, कईयों को तो माफ़ हुआ बट कईयों को पे करना पड़ा, जो बिजली का बिल था, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी को पे करने पड़ते हैं चाहे कंपनी बंद भी हो। तो उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए संक कॉस्ट, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऑप्शन सी शटडाउन कॉस्ट, और ऑप्शन डी इम्प्यूटेड कॉस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, शटडाउन कॉस्ट। कि कंपनी शट डाउन है, कंपनी बंद है, बट फिर भी उसको जो कॉस्ट पड़ रही है उसको हम कहते हैं शटडाउन कॉस्ट। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम आप उसको रिजोल्यूशन देने में आपको पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 15th क्वेश्चन। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज व्हेन। जो कंपनी का कोई फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कब इंक्रीज होता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज, ऑप्शन सी प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीजेज, और ऑप्शन डी प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेज। ये जो पर यूनिट की बात हो रही है, ये पर यूनिट मतलब एक प्रोडक्ट अगर जो कंपनी बना रही है, जैसे कोई कंपनी कोई टॉय बनाती है, तो एक टॉय को मतलब बनाने के लिए जो कॉस्ट पड़ रही है वो कब इंक्रीज़ होती है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट उस पर कब इंक्रीज़ होती है, इन ऑप्शंस में से आपको जो सही आंसर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीजेज। जब किसी कंपनी की प्रोडक्शन वॉल्यूम मतलब कोई चीज़ जो प्रोडक्ट बनाती है जो कंपनी, वो प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी, मतलब कंपनी पहले से जो अगर कम प्रोडक्ट बनाएगी
तो उसका जो फिक्स्ड कॉस्ट है पर यूनिट वो बढ़ जाएगी। इनका इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो फिक्स्ड जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसको हम एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी जो फिक्स्ड कॉस्ट में आता है वो आता है, एक रेंट आता है। जैसे कंपनी मान लीजिए कोई 12,000 रेंट देती है, ठीक है। तो और मान लीजिए एक दिन में वो 100 टॉयज़ बनाती है, ठीक है। तो अगर हम रेंट के हिसाब से इसको कंपेयर करें तो ये एक टॉय को बनाने के लिए कितना रेंट लग रहा है उसका, ठीक है। तो ये लग रहा है उसको 120 रुपये, 120, 120 रुपये उसको लग रहा है रेंट एक टॉय बनाने के लिए, ठीक है। मतलब अगर हम इसको रेंट के हिसाब से कंपेयर करें टॉय को। अब हम देखते हैं कि इसकी अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, मतलब अब वो कम टॉयज़ बना रही है। तो पहले हमने 100 टॉयज़ लिया, अब हम लेते हैं 50 टॉयज़, ठीक है। बट जो रेंट है वो तो उतना ही रहेगा, 12,000, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो आपका ये हो जाएगा 240। अब एक टॉय को बनाने के लिए 240 रुपये रेंट लग रहा है। आप बात समझ रहे हो, पहले लग रहा था 120 रुपये एक टॉय बनाने के लिए। अब जैसे प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई तो 240 रुपये लग रहा है। तो मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गई। वो कब इंक्रीज हुई, जब हमारी प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो गई, ठीक है। बस आप ऐसे समझ लीजिए इसको। और अगर ये प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ जाए, मान लीजिए प्रोडक्शन वॉल्यूम हो गई है, मतलब अब 200 टॉयज़ बन रहे हैं एक दिन में, और जो रेंट है वो सेम रहेगा 12,000। अब देखिए जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो गई, 60 आ गई। अब एक टॉय बनाने के लिए हमें सिर्फ 60 रुपये रेंट लग रहा है, ठीक है। तो ये इन्वर्स रिलेशन है इनका, फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट और वॉल्यूम जो है प्रोडक्शन वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जॉब कॉस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। अब जो जॉब कॉस्टिंग है उसको हम किस और नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टर्मिनल कॉस्टिंग, ऑप्शन बी कॉन्टिन्यूस कॉस्टिंग, ऑप्शन सी स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग जो है उसको हम स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग भी कहते हैं। अब स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए आपका प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस में क्या होगा कि उसको, जैसे प्रिंटिंग प्रेस को ऑर्डर आएगा कि आपको इतने कार्ड्स मतलब आपने प्रिंट करने हैं, तो वो जो ऑर्डर उसको स्पेसिफिक ऑर्डर मिला है प्रॉपर, उसी के हिसाब से उसने अपनी कॉस्टिंग करनी है। अब वो कैसे कॉस्टिंग करेगा, पर जो उसको पर कार्ड का जो कॉस्ट पड़ रही है वो डिसाइड करेगा कितनी कॉस्ट पड़ रही है। तो ये हमेशा चेंज होता रहेगा, कभी कार्ड्स के लिए आएगा, कभी कोई पैम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे उसको प्रिंटिंग प्रेस को, तो उसके लिए वो अलग से मतलब कॉस्टिंग करेगा, ठीक है। तो ऐसी कॉस्टिंग को हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग, जिसको हम स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस हो गया, इसमें आता है आपका ऑटोमोबाइल गराज हो गया। जैसे जैसे आप अपनी बाइक जो है, मोटरसाइकिल आपकी जैसे कोई ख़राब हो गई है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो चेंज करवाने जाओगे। अब जो मैकेनिक है वो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से ही आपको उसका खर्चा बताएगा। तो इसको हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग, कि काम के हिसाब से, स्पेसिफिक ऑर्डर के हिसाब से उसकी किसी भी काम की कॉस्टिंग करना, ठीक है। तो ये आ गया जॉब कॉस्टिंग में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है अनदर नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज। अब आ गया ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को हम किस और नाम से जानते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन ए टर्मिनल कॉस्टिंग, ऑप्शन बी कॉन्टिन्यूस कॉस्टिंग, ऑप्शन सी स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ये जो क्वेश्चंस हैं हमने उसी हिसाब से तैयार किए हैं ताकि हम आपको प्रॉपरली क्वेश्चन एमसीक्यूज में से ही हम आपको इसके बारे में थोड़ा समझा भी सकें, ठीक है। इसलिए ये सेशन जो है हमारा एमसीक्यू सीरीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो आप प्लीज़
इस पे फोकस्ड रहें। तो आप बताइए इसका जो सही आंसर है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को हम किस और नाम से जानते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, टर्मिनल कॉस्टिंग। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? ये सिमिलर है, मतलब जॉब कॉस्टिंग की तरह ही होती है, बट इसमें क्या है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें काम जो होता है, जॉब जो होती है, वो काफ़ी लार्ज स्केल में होती है। ठीक है, और उस जॉब को करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। इनमें जैसे आ जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन वर्क्स आ जाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम बनाने के लिए, और रोड्स, ठीक है, ब्रिजेस, पुल बनाने हैं। ठीक है, ये भी स्पेसिफिक मतलब काम के लिए ही है, बट इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो मतलब काम जो है काफ़ी टाइम के लिए स्प्रेड होता है, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है इन कामों के लिए, तो इसलिए इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और इसको ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो है टर्मिनल कॉस्टिंग। ठीक है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेके काम होता है, उसकी कॉस्टिंग पूरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से की जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज बैच कॉस्टिंग? अब इनमें से कौन सी जो कंपनी है वो बैच कॉस्टिंग यूज़ करती है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टेक्सटाइल, ऑप्शन बी फार्मा, ऑप्शन सी सिनेमा, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब बैच कॉस्टिंग जो है वो कौन सी कंपनी यूज़ करती है इनमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फार्मा। अब देखिए बैच कॉस्टिंग हम आपको बताते हैं क्या होता है। बैच कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है, बैचेस में मतलब प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। वो प्रोडक्ट्स बेसिकली कैसे होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, शेप और साइज उनका जो होता है वो सेम होता है, जो प्रोडक्ट हमें बनाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल टॉयज़, छोटे छोटे जो बच्चों के लिए जो खिलौने होते हैं वो ले लीजिए आप। उसके बाद मेडिसिन ले लीजिए आप। मेडिसिन की जो शेप है, अब एक तरह की जैसे सिर दर्द की कोई मेडिसिन बन रही है, डिस्प्रिन बन रही है, उसका मतलब जो शेप जो साइज़ होगा वो सेम होगा, उसकी पैकिंग सारी सेम होगी। तो वो इसलिए होता है कि बैचेस में बनते हैं वो। एक पूरे बैच में मान लीजिए 100 लीव्स बन गए, 1000 लीव्स बन गए डिस्प्रिन के टैबलेट्स के। ठीक है, तो उन 1000 लीव्स को एक बैच में इंक्लूड किया जाएगा और दिखा जाएगा कि इस पूरे बैच को बनाने में कितना टाइम लगा है। फिर वैसे ही 3-4 और बैचेस बनाए जाएंगे और फिर टोटल को डिवाइड कर लिया जाएगा। फिर पता चलेगा आपको कि एक टैबलेट का आपको या फिर एक आपको लीव का कितना कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो बैच कॉस्टिंग हम उनमें अप्लाई करते हैं जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो बैचेस में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सिमिलर होते हैं प्रोडक्ट जो हैं, इसलिए उन्हें हम बैच कॉस्टिंग करते हैं। ठीक है, इसमें आपके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे बाइक के, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं। अब एक जो गाड़ी है, जैसे मान लीजिए आपकी मारुति 800 है, ठीक है, उसकी जो लाइट्स हैं वो सारी मारुति 800 की सेम लाइट्स होंगी। ठीक है, उसका जो फ्रंट वाइपर जो है वो सेम होगा। तो वो सारी जो चीज़ें हैं बैचेस में बनती हैं, इकट्ठी बनती हैं स्टॉक में। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों के लिए हम बैच कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फार्मा। फार्मा बेसिकली मेडिसिन, फार्मेसी जो होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं उनको हम फार्मा कंपनीज भी कहते हैं, वो ये मेडिसिन बनाती हैं, दवाइयाँ बनाती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मल्टीपल कॉस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, जो मल्टीपल कॉस्टिंग है उसको हम किस और नाम से जानते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कॉन्टिन्यूस कॉस्टिंग, ऑप्शन बी टर्मिनल कॉस्टिंग, ऑप्शन सी कंपोजिट कॉस्टिंग, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो मल्टीपल कॉस्टिंग का जो दूसरा नाम है, मतलब इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है ऑप्शन सी कंपोजिट कॉस्टिंग। ठीक है, अब मल्टीपल कॉस्टिंग बेसिकली क्या है, जो हमने पहले अभी जो कॉस्टिंग डिस्कस की है जो हमने, जैसे बैच कॉस्टिंग हो गया, उससे पहले हमने जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इनके बारे में पढ़ा। अब मल्टीपल कॉस्टिंग क्या है, इसमें मोर देन वन
कॉस्टिंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक से ज़्यादा कॉस्टिंग जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ होती हैं, इसलिए इसको हम कंपोजिट कॉस्टिंग भी कहते हैं। अब इनमें आप समझ लीजिए जैसे गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स। अब जैसे आप कार ही ले लीजिए, जैसे मारुति ही ले लीजिए, मारुति 800 ले लीजिए आपका। तो मारुति 800 को बनाने के लिए पहले आपको टायर्स चाहिए होंगे। अब टायर्स के लिए आपको करनी पड़ेगी बैच कॉस्टिंग, क्योंकि बहुत सारे टायर्स बनेंगे, ठीक है। उनके लिए आपको बैच कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। उससे पहले आपको टायर बनाने के लिए जॉब कॉस्टिंग करनी पड़ेगी स्पेसिफिकली, ठीक है। मतलब बहुत तरीके से हर चीज़ के लिए आपको अलग तरीके की कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वैसे ही आप मान लीजिए जैसे आपके मोबाइल्स हैं, उनमें आपकी स्क्रीन लगी है, ठीक है। स्क्रीन की अलग से कॉस्टिंग होगी, ठीक है। जो उसमें जो अंदर जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के लिए आपको अलग से कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। मदरबोर्ड कोई और कंपनी बनाएगी, जो उसकी स्क्रीन है वो कोई और कंपनी बनाएगी, फिर इनको असेंबल किया जाता है, ठीक है। तो हर चीज़ की अलग तरीके से कॉस्टिंग होती है। तो हर अलग तरीके से जिन प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग होती है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। एक्चुअली अलग अलग प्रोडक्ट मिलके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और हर प्रोडक्ट की अलग से कॉस्टिंग होती है, इसलिए इसको कहते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग, ठीक है। इनमें आपके कंप्यूटर्स आ जाते हैं, लैपटॉप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीपल कॉस्टिंग, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट कॉस्टिंग भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स प्रोसेस कॉस्टिंग। अब इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ करता है। अब ये भी प्रोसेस कॉस्टिंग भी एक तरह की कॉस्टिंग होती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बताना है, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टेक्सटाइल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी बिस्किट और ऑप्शन डी नन। तो इनमें से जो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ करता है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कंपनीज जो हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ करती हैं। अब प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली क्या है कि जो जो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए आपका पेट्रोल है। अब पेट्रोल आपको डायरेक्ट तो मिलता नहीं है, पेट्रोल को पेट्रोल बनने के लिए काफ़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब देखिए सबसे पहले आपके पास होता है क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, बहुत सारी रिफाइनरीज से उसको गुजारा जाता है। उसके बाद आपको जो पेट्रोल मिलता है और डीजल मिलता है अलग से, केरोसिन मिलता है, ठीक है। ये सारा जो प्रोसेस है इन सब से गुजरना पड़ता है क्रूड ऑयल को, ताकि आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल सकते हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, एविएशन ऑयल। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि इसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के लिए काफ़ी प्रोसेस से पहले गुजरना पड़ता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज डन बाय इंडस्ट्रीज रेंडरिंग सर्विसेज। अब जो इंडस्ट्रीज सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनमें कौन सी कॉस्टिंग की जाती है, ठीक है, वो कौन सी कॉस्टिंग यूज़ करती हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जॉब कॉस्टिंग, ऑप्शन बी बैच कॉस्टिंग, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और ऑप्शन डी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो जो सर्विस प्रोवाइडेड कंपनीज होती हैं वो कौन सी कॉस्टिंग यूज़ करती हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड कंपनीज का जहाँ भी जिक्र होगा आपको उसका आंसर यही करना है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है वो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज यूज़ करती हैं, ठीक है। इनमें आ जाती हैं आपकी जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी होगी कोई, जैसे कोई बस कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी, किसी कंपनी की बसेस हैं, बसेस चलती हैं, तो अब वो अपनी कॉस्टिंग कैसे करेगी, वो करेगी पर पैसेंजर के हिसाब से, ठीक है। उसको एक पैसेंजर के लिए कितनी कॉस्ट पड़ रही है, तो वो, क्योंकि वो तो कंपनी क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है पैसेंजर को, ठीक है ना,
उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, तो उसके हिसाब से, पैसेंजर के हिसाब से जो बस कंपनी है वो अपनी कॉस्टिंग करेगी। तो वो ऑपरेट करेगी, बस ऑपरेट करेगी, मतलब बस चलेगी तभी उसकी कॉस्टिंग हो पाएगी। तो इसलिए इसको कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है। वैसे ही आप और भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले सकते हो, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट, उसमें भी यही सेम केस है। हवाई जहाज़ में आप उड़ते हो, मतलब बैठ के जब जाते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो भी इसी तरह की जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से। ठीक है। उसके बाद और सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के कौन सी होगी, जैसे आपके होटल्स हो गए, होटल्स भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। सिनेमाज हो गए, सिनेमा हॉल्स। ठीक है। इन सब में जो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज़ होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था। ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम कभी भी, जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन लिंक आपको आ जाए। हमारी और भी बहुत सारी MCQ वीडियोस और अलग से भी बहुत लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हमारी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। तो आप प्लीज़ जाएं हमारे चैनल में, सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस को देखें। और इन MCQs की अगर आपको PDF फाइल्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे आके सारी MCQs जो वीडियोस हैं उनमें जो PDFs जो हैं यूज़ हुई हैं वो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पे विज़िट करते रहें। थैंक यू सो मच।